नमस्कार। आज हम हड़प्पा काल में राजस्थान में जो संस्कृतियाँ थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले भाग में हमने राजस्थान में कालीबंगा में जो संस्कृति थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आहड़, बालाथल, बागौर आदि सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से उत्तरी राजस्थान में सरस्वती नदी की घाटी में कालीबंगा में संस्कृति विकसित हुई थी, उसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी राजस्थान की नदियों के किनारे, जो कि वर्तमान काल में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, इंदरगढ़ आदि जिलों या तहसीलों के अंतर्गत हैं। प्राचीन काल में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ था। इन नदियों के आसपास के क्षेत्र उपजाऊ होने से यहाँ पर संस्कृति का विकास हुआ। इन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला में कुंभलगढ़ के पास है। बेढ़च, कोठारी और मिनाल इसकी सहायक नदियां हैं। रामेश्वर तीर्थ जो कि ग्वालियर में है, वहां पहुंचकर बनास चंबल नदी में मिल जाती है। अरावली से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों और उदयपुर की झीलों से निकलने वाली बेढ़च नदी का भी विशेष महत्व है। आहड़, कोठारी आदि नदियां बेढ़च में मिल जाती हैं और मांडलगढ़ के निकट बेढ़च नदी बनास में मिल जाती है। इसी प्रकार दिवेर की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी देवगढ़ के निकट बहती हुई अजमेर की सीमा पर बनास से मिल जाती है। इन सभी नदियों के कांठों में, यानी इनके जो नदियों का एरिया है, उसमें विकसित होने वाली सभ्यता को बनास नदी की सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस क्षेत्र के अनेक स्थलों पर खुदाई करके पाषाणकालीन, ताम्रकालीन और लौहकालीन संस्कृतियों के अवशेष खोज निकाले हैं और इनके महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो हैं उदयपुर संभाग के आहड़, गिलूंड, बालाथल और बागौर। हम क्रम से इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं आहड़ को। आहड़ जो है उदयपुर नगर से 2-3 मील की दूरी पर एक कस्बा है जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगर भी मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तांबे के औजार बनने का केंद्र रहा होगा। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघटपुर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1953 में उत्खनन का कार्य हुआ था। उसके पश्चात 1961-62 में फिर खुदाई का कार्य हुआ डॉक्टर SD सांकलिया के नेतृत्व में। यहाँ जो उत्खनन हुए उनसे अब पता लगता है कि यह दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर बस्तियों के कई स्तर मिले हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती से, जो प्रथम स्तर पर बसी थी, कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तीसरे स्तर की बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित होता है। चौथे स्तर की बस्ती में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जो बड़े महत्व की हैं। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 और बस्तियों के स्तर मिलते हैं जिनमें मकान बनाने, बर्तन बनाने की विधि आदि में परिवर्तन दिखाई देता है। ये सभी 8 स्तर एक दूसरे स्तरों पर बनते और बिगड़ते रहे।
ये संपूर्ण बस्तियां आहड़ नदी की सभ्यता कही जा सकती हैं। आहड़ के विशाल टीले को देखने से लगता है कि यहाँ काफ़ी पहले बड़ा समृद्ध नगर रहा होगा। आहड़वासी पत्थर और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण करते थे। मुलायम काले पत्थरों का अधिक प्रयोग किया जाता था। मकान छोटे और बड़े दोनों तरह के होते थे। बड़े कमरों में बांस की पर्दी अथवा पार्टीशन बनाकर छोटे कमरों में परिणत कर दिया जाता था। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर होता था। सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक गुटके अथवा छिलके मिला दिए जाते थे। फर्श को भी मिट्टी के गारे से लीपा जाता था। फर्श बनाने के लिए ये लोग काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी को भी मिला देते थे। मकानों की कच्ची छतों के बीच बांस के प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। इन छतों को लकड़ियों की बल्लियों से भी उठाकर रखा जाता था, जो नीचे कच्चे फर्श में गाड़ दी जाती थी। मकानों से गंदे पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति से आहड़वासी सुपरिचित थे। इसके लिए 15-20 फीट के गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए गए घड़ों को एक दूसरे पर बिठाकर पानी सोखने के सोकपिट बना दिए जाते थे और उनसे गंदा पानी गिरता रहता था। मकानों में मिले चूल्हों की संख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार भी रहे होंगे अथवा सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था भी यहाँ रही होगी। आहड़ की खुदाई में हमें जिस तरह के बर्तन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, उसी तरह के विशिष्ट आकृति वाले बर्तन यहाँ पे मिले हैं। यहाँ सबसे अधिक संख्या में प्राप्त जो खुदाई में चीज़ें हमें मिली हैं वो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन। लाल काले रंग के बर्तन से पता लगता है कि आहड़ लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग के एवं बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के हैं। बर्तनों में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन सभी प्रकार के हैं। साधारणतः मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था, परंतु इनको बनाने में चाक का भी प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों का ऊपरी भाग चाक से बनाया जाता था और पैंदे के भाग को हाथ से बनाकर उसके साथ छोड़ दिया जाता था। यद्यपि हमें यहाँ खुदाई में किसी प्रकार का धान उपलब्ध नहीं हुआ है, किंतु बर्तनों पर भूसे और धान के चिन्हों से संभव है कि आहड़वासी धान का उपयोग करते रहे होंगे। खुदाई में अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे व काठ कहा जाता है। इससे पता लगता है कि वहाँ बर्तन बनाने का व्यवसाय काफ़ी विकसित हो चुका था। इससे आहड़ की समृद्धि का भी पता चलता है और इनसे ये भी पता लगता है कि 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में आहड़ वासियों का ईरान से भी संबंध था। मुद्राएं, मुहरें एवं उपकरण। आहड़ के द्वितीय काल वाली खुदाई से हमें 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल है, दूसरे पर अपोलो अंकित है। इसके अपोलो वाली मुद्रा पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इस लिपि को स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लिपि के आधार पर इसका काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी आंका गया है। आहड़ की खुदाई में कुछ मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, आहड़वासी अपने मकानों की सुरक्षा और सुंदरता के लिए स्फटिक पत्थरों के टुकड़े मिट्टी के गारे में जमा देते थे। हमें
पत्थरों के औजार भी मिले हैं जिनका उपयोग संभवतः छीलने, छेद करने और काटने में किया जाता था। यहाँ पर हमें पत्थर के गोले, शिलाएं, गदाएं, ओखलियाँ आदि भी मिली हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पत्थर के उपकरण बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि काफ़ी संख्या में मिले हैं। साथ ही तांबे का जो स्लेग्स हैं, ताम्र कलाकृतियाँ, तांबे की चादरें भी प्राप्त हुई हैं। तांबे की खानों के बीच में आहड़ का होना इस बात का प्रमाण है कि उस काल में यह स्थान तांबे की वस्तुएं बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। हड़प्पाई सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा संभवतः राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता था। तांबे की उपर्युक्त सामग्री के अलावा यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जिनका उपयोग कुल्हाड़ी, चाकू और कील की तरह होता था। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आहड़ क्षेत्र में लौह संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका था। मणियाँ एवं आभूषण। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि से मणियाँ बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे जिनका उपयोग आभूषण बनाने अथवा ताबीज़ की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। इसके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः पकी हुई मिट्टी के मनकों के हैं, किंतु कुछ कीमती पत्थरों के भी हैं। खुदाई में दो प्रकार के मनके प्राप्त हुए। प्रथम तो कीमती पत्थरों के और दूसरी पकी हुई मिट्टी के। डॉक्टर सांकलिया का मानना है कि जिन मनकों पर रेखाएं अंकित हैं वे मध्य एशिया के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। पत्थर के बने हुए मनके लाल, गुलाबी आदि कई रंगों में पाए जाते हैं। संभवतः कीमती पत्थरों के मनकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषण के रूप में करते थे और मिट्टी के मनकों का प्रयोग निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग करते थे। कीमती पत्थरों और मिट्टी के अतिरिक्त आभूषण सीप, मूंगा बीज आदि के भी होते थे। मानव आकृति वाले खिलौने, जानवरों की आकृतियों वाले खिलौने यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। यदि हम इनके व्यवसाय और उसके बारे में दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि कृषि से परिचित थे, अन्न का उत्पादन करते थे। बड़ी बड़ी भट्टियों से पता लगता है कि सामूहिक भोज हुआ करते थे। वर्षा अधिक होने और पास में ही नदी होने से यह प्रमाणित कर सकते हैं कि अन्न पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता होगा। खुदाई में कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं जिनसे पता लगता है कि यहाँ रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। शरीर से मैल छुड़ाने के झाबे भी प्राप्त हुए हैं। बाँट, नाप, तोल के बाँट और माप भी मिले हैं जिससे यहाँ व्यापार वाणिज्य होने का पता लगता है। आहड़ के ऐतिहासिक काल के अन्य उपकरणों में मिट्टी, चमड़े के टुकड़े, मिट्टी के पूजा पात्र, चूड़ियाँ आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा के पात्र तो विभिन्न आकार प्रकार के प्राप्त हुए हैं। यह सामग्री उस काल के लोगों के रहन सहन और आचार विचार पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। लेकिन हमें यहाँ कोई उपासना स्थान और देव प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है जिससे हम उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसी प्रकार वे अपने मृतकों का संस्कार किन विधियों से करते थे इस बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु खुदाई की ऊपरी सतह पर मिले मनुष्य के अस्थि पंजर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग शव को गाड़ते थे।
मृतकों के शव का मस्तक उत्तर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। इसके अलावा हमें यहाँ खुदाई में खंदकें प्राप्त हुई हैं। खंदक संख्या 6 को देखने से पता लगता है कि लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। अन्य खंदकों में चूल्हे, आटा, मसाला पीसने के गाढ़ेदार पत्थर आदि मिले हैं। एक स्थान पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवार होगा इस स्थान पर। कुछ मानते हैं कि सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं जिनका आकार अर्धगोलाकार है। इस तरह से आहड़ की सभ्यता का काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व आंका जा सकता है। आहड़ जो है इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति का विशेष केंद्र था। नदियों के किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेडज, बनास व चंबल के कांठे में हो गया था। आहड़ से मिलते जुलते जो मृदभांड हैं वो सौराष्ट्र के रोजड़ी नामक स्थान पर भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आहड़ सभ्यता का निरंतर विस्तार होता गया।